साथियों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे WW3 के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये WW3 क्या है? देखिए, WW3 का मतलब वर्ल्ड वार 3 की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं रूस एवं यूक्रेन में आपसी जो तनाव है, जो मतभेद हैं, उसकी वजह से। ठीक है, देखिए हम लोग इसको आसानी से पढ़ेंगे कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आशंकाएं जताई जा रही हैं, या रूस एवं यूक्रेन में आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, देखिए जल्दी से हम आपको बता दें। देखिए ये विश्व का नक्शा है, मैंने बनाया है। ठीक है, देखिए ये विश्व के नक्शे में साथियों हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर रूस है, कहाँ पर यूक्रेन है, और कहाँ पर वो हॉट स्पॉट है जहाँ पर युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, यह एशिया साथियों, एशिया और रसिया। ये रसिया जो है या एशिया में ही आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में रसिया स्थित है। ओके, और ये साथियों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आप लोग समझे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं, उनकी स्थिति हम लोग जाने। अब देखिए जो विवाद है साथियों वह रूस एवं ये ही यूक्रेन यूक्रेन के मध्य है। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग इनके ऐसे ही जाने कि क्या विवाद है, तो वह तीन विवाद हैं साथियों, वह तीन पॉइंट है जिनकी वजह से काफ़ी विवाद बढ़ गया था। वह है नंबर एक यूरोपीय यूनियन की वजह से, दूसरा है नाटो। ठीक है, तीसरा साथियों गैस पाइपलाइन। ठीक है, देखिए अब हम इसमें विस्तार से आपको बताएंगे कि यो क्या है, नाटो, गैस पाइपलाइन इत्यादि। ये सब विवाद कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा इसके इतिहास के बारे में साथियों बात कर लेते हैं। देखिए साथियों रूस और यूक्रेन का हम लोग इतिहास को समझते हैं, तो इसमें जब यूएसएसआर था, रूस रूस साथियों जब यूनियन संघ था, यानी कि जब यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, यूएसएसआर के समय, यूएसएसआर के समय। ठीक है, देखिए जब ये यूएसएसआर के समय, जब रूस जब यूएसएसआर हुआ करता था, तब यूक्रेन यह अलग देश नहीं था, यह रूस का ही एक भाग था, वह एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यह देखिए जब यूएसएसआर कब टूटा, तो यह टूटा साथियों 1991 में। ठीक है, 1991 में साथियों यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, और उसमें से वह एक रसिया बन गया, और उसमें से कई छोटे छोटे देश टूटकर अलग हो गए, जो अपना एक अलग देश बन गए। वहाँ एक डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, अपना नेता चुना गया, और फिर उनके अनुसार देश चल रहा है। तो उसी समय साथियों 1991 में जब यूएसएसआर के जब टुकड़े हुए थे, तो उसमें से एक यूक्रेन देश भी अलग हुआ था, और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी आई थी, और एक अपना अलग देश बन गया था। ठीक है, और ये जो देश साथियों बन गया था, ये यूरोप में स्थित था। ठीक है, या रसिया की तरफ नहीं था, ये यूरोप की तरफ था। ये देखिए यूरोप महाद्वीप में स्थित था। ठीक है, तो यह रसिया से अलग हुआ था 1991 में। समझ गया आप लोग। देखिए अब जब ये अलग हो गया, तो यहाँ पर यूक्रेन में जो सरकार बनती थी साथियों, वह यूक्रेन और रसिया के साथ में बहुत अच्छे तालमेल थे, बहुत अच्छा भाईचारा था, बहुत अच्छा समन्वय था, सामंजस्य था। जानते हैं, जितने भी डिप्लोमेटिक कार्य होते थे, तो वह रूस के अनुसार ही यूक्रेन में होते थे। जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती थी, तो वह रूस के अनुसार ही बनाई जाती थी। इसका एक कारण था साथियों ये कि यूक्रेन रसिया से ही अलग हुआ था, तो यहाँ की जो जनता थी, उनके उनका जो हमदर्दी थी, उनका जो लगाव था, वह रसिया से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वह अलग हुए थे रसिया से। इसलिए अधिकतर लोग यूक्रेन के रसियन भाषा बोलते थे, रसियन संस्कृति भी अपनाते थे, वही उनकी वेशभूषा थी, सब कुछ था, कल्चर था। तो इस वजह से रसिया के प्रति उनकी जो हमदर्दी थी वह बहुत अधिक थी। यह कब तक चला, यह 2013 तक चला, एकदम प्यार वाला, प्यार मोहब्बत के साथ में दोनों देश रह रहे थे। उनके बीच में कोई विवाद नहीं था, कोई आपसी झड़प नहीं थी। समझ गए आप लोग, ये था इनका इतिहास। अब देखिए साथियों कि 2013 आया, और 2013 से ही शुरू हो गया आपस में इन दोनों देशों में विवाद। तो देखिए जब 2013 आया साथियों, तो रूस की सरकार बदल गई, रूस में आए पुतिन जी। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ पर राष्ट्रपति बने, और यूक्रेन में साथियों, यूक्रेन में एक विक्टर नाम के राष्ट्रपति बने। वहाँ चुनाव हुआ था, और विक्टर नाम के एक लोग राष्ट्रपति बने, और उनकी सरकार आई। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए 2013 में साथियों एक
मतलब कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया विक्टर साहब के खिलाफ। अब देखिए जो जनता जो वहाँ की जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो धरना कर रही थी अपने प्रेसिडेंट जी के सामने उनकी मांगों को, मतलब अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो उनकी जो मांगे यह थी साथियों कि क्या अब यूक्रेन को ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन में क्या नहीं जुड़ना चाहिए, क्या उससे वह मतलब कि इन देशों से क्या यह मिलकर काम नहीं करना चाहिए यूक्रेन को। यूक्रेन कब तक रसिया के छत्र छाया में साथियों पलता रहेगी, यह सोच थी यूक्रेन की जनता का। ठीक है। और दूसरी, क्या क्या यूक्रेन को अब नाटो का सदस्य नहीं बन जाना चाहिए। देखिए नाटो जो है इसका पूरा नाम साथियों नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह साथियों जो ऑर्गेनाइजेशन है यह 1949 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो गठन किया था यह अमेरिका ने किया था, और इसमें 30 देश शामिल हैं प्रेजेंट टाइम में, और इसका जो मुखिया है वह अमेरिका है। ठीक है, वह अमेरिका जी हैं। तो यदि इनका मतलब यहाँ की यूक्रेन की जनता का ये दो दो बातें थी, दो बातों को लेकर धरना प्रदर्शन था, मांगे थी कि क्या अब यूक्रेन को रसिया, क्या हम लोग रसिया के ही छत्रछाया में पलते रहेंगे, क्या हम लोग यूरोपीय यूनियन से क्या हम लोग जुड़कर हम नहीं काम करें, हैं कि इनके अनुसार हम लोग अपनी मतलब पॉलिसीज़ बनाएं, अपने डिप्लोमेटिक कार्य करें, जिनसे कि यूरोपीय यूनियन से हम लोग जुड़ सकें, इनसे भी हम लोग एक भागीदारी ले सकें अपने देश के विकास में। और यह रूस नहीं चाहता था, और दूसरी बात नाटो का सदस्य बनना था। किसको? यूक्रेन को। अब देखिए जब बात पता चली रसिया को, तो रसिया को बहुत ही बुरा लगा कि आप लोग हमें छोड़कर भैया यूरोपीय यूनियन में क्यों शामिल होना चाहते हैं, आप लोग नाटो का आखिर सदस्य क्यों बनना चाहते हैं। और जो रूस ने जो विरोध किया इसका, वह इसलिए किया क्योंकि यूरोपीय यूनियन यानी कि नहीं सॉरी यूक्रेन की जो सीमा है साथियों वह 2295 किलोमीटर लंबी है, और यह रूस से लगती है। 2295 किलोमीटर की यह जो सीमा है यह रूस से लगती है। रूस सोच रहा था कि यदि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का जब हिस्सा बन जाएगा, जब यह शामिल हो जाएगा यूरोपीय यूनियन में साथियों, तो यूरोप के जितने भी कंट्री हैं इनका दखल जो है वह यूक्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इनके अनुसार ये लोग काम करेंगे, यूक्रेन फिर किसके अनुसार काम करेगा? यूरोपीय यूनियन के अनुसार काम करेगा, और यूरोपियन के अनुसार काम करेगा, और जो यूरोपीय यूनियन है साथियों यह अमेरिका के अनुसार काम करते हैं। तो अमेरिका और रूस की कभी नहीं बनती है, इनकी हमेशा 32 का आंकड़ा होता है। ठीक है, 32 नहीं 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि इनमें कभी बनती नहीं, ये लोग हमेशा एक दूसरे के एंटी हैं। तो रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बने या उसमें अपना एक पार्टिसिपेट करे, और दूसरा जो नाटो का सदस्य था साथियों यह नहीं चाहता था कि नाटो का मतलब यह सदस्य बने, यह ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि शामिल हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यदि वह शामिल हो जाएगा तो नाटो की जो 30 देशों की जो सेनाएं हैं साथियों वह यूक्रेन में आएंगी, यहाँ पर सैनिक अभ्यास अपना करेंगी, अपने अस्त्रों को लेकर आएंगे, अपने हथियारों को लेकर आएंगे, अपने टैंकों को लेकर आएंगी। तो इस तरह से यह मतलब कि रूस अपनी सीमा को इनसिक्योर फील कर रहा था कि हमारी जो 2295 किलोमीटर की जो सीमा है वह इनसिक्योर हो जाएगी इन कारणों से। तो इसीलिए रूस हमेशा इन बातों को लेकर जो जनता वहाँ की प्रदर्शन कर रही थी इनका वो विरोध कर रहा था कि आप यूरोपीय यूनियन का सदस्य ना बने, ना ही आप नाटो को ज्वाइन करें। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए साथियों 2013 में साथियों विक्टर के खिलाफ कीव में जो यूक्रेन की राजधानी है, साथियों वह है कीव। ठीक है, कीव है। अब कीव में एक भयानक प्रदर्शन हुआ वहाँ के राष्ट्रपति विक्टर के खिलाफ, और जब यह प्रदर्शन भयानक रूप ले लिया अपना तो इसका अंजाम यह हुआ कि वहाँ की जो सरकार थी वह गिर गई, और वहाँ के जो विक्टर साहब थे प्रेसिडेंट जी उनको इस्तीफा देना पड़ा, और अपने देश को अपनी जान को बचाकर छोड़ के जाना पड़ा। इतना भयानक प्रदर्शन था कि बताओ एक प्रेसिडेंट हैं जो अपनी जान को बचाकर भाग रहे हैं, देश के पावरफुल इंसान भाग रहे हैं अपनी जान को बचाकर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना भयानक प्रोटेस्ट था।
ठीक है। तो क्या हुआ, सरकार गिर गई। और जब दूसरी सरकार साथियों 2014 में एक दूसरी सरकार बनी, ठीक है। जब 2014 में दूसरी सरकार बनी तो वह एंटी रसिया थी, क्योंकि वह एंटी रसिया से ही वह जन्म हुआ था उसके, तो वह एंटी रसिया थी। वह भी रसिया का खुला विरोध करती थी, एकदम पुरजोर तरीके से विरोध करती थी। और यदि विरोध भी ना करें तो जनता उनका विरोध करेगी, तो इसीलिए वह लोग एकदम खुलकर विरोध करते थे। अब देखिए साथियों 2014 में ही यूक्रेन का एक स्थान है क्रीमिया, साथियों ये हो गया क्रीमिया। अब रसिया ने इन सब बातों से आहत हो गया था, एकदम गुस्सा हो गया था, नाराज हो गया था। तो वह इन सब बातों से आहत होकर साथियों वह क्रीमिया पर 2014 में हमला कर देता है। क्रीमिया पर मान लीजिए कि ये क्रीमिया, उस पर वो हमला कर दिया। और जब हमला करता है तो वह रूस में उसको मिला लेता है हमला करके। अब जब मिला लिया तो उसका तर्क ये था, कहना रूस का ये था कि देखो भैया यूक्रेन, ये जो क्रीमिया है ये हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था यूएसएसआर के समय। जब जब यूएसएसआर था तो हमने ही आपको कभी गिफ्ट में दिया था, और जब तक अपनी बनती थी तब तक आप लीजिए गिफ्ट में। और अब बनना हो गया ख़त्म, अब आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए भैया गिफ्ट विफ्ट आपको हम नहीं देंगे। जो गिफ्ट दिया था क्रीमिया अब उसको वापस लेते हैं। तो रूस ने साथियों क्रीमिया को फिर से वापस ले लिया, अपने रूस में मिला लिया। ठीक है, ये हो गई साथियों पॉइंट 2, एक यू और एक नाटो। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए 2014 आया। 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ था यूक्रेन में, वह एंटी रसिया थी, आपको पता है। तो जब वह एंटी रसिया आई तो एक देखिए गैस पाइपलाइन का भी एक बहुत बड़ा इसमें विवाद है, मुद्दा है एक। तो देखिए पहले आपको हम गैस पाइपलाइन के बारे में बता देते हैं। तो यह जो साथियों गैस पाइपलाइन थी, रूस जो साथियों रूस है, यह प्राकृतिक गैसों का एक भंडार है यहाँ रूस के पास। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है प्राकृतिक गैसों का, वह सबसे ज़्यादा रूस में ही होता है। और जब उत्पादन होता है तो सप्लाई भी ये सबसे ज़्यादा करते हैं। तो यह जो सप्लाई करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वह पाइपलाइन के द्वारा वह यूरोपीय यूनियन को, यानी कि यूरोप की कंट्री को यह सप्लाई करते हैं पाइप के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कि ये पाइप इधर जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, लंदन जा रहा है, तो सब कहीं ये लोग अपने पाइप के द्वारा गैस को प्राकृतिक गैसों को भेज रहे थे अपने देश से दूसरे देशों में। अब देखिए जब यह पाइप जब बिछाए जा रहे थे तो इनमें कई सारे बीच बीच में देश भी आ रहे, तो इनको यहाँ मतलब कि थोड़ा थोड़ा क्षतिपूर्ति देकर आपस में समझौता कर लेते कि भैया आप मेरे पाइप को जाने दीजिए, और जो भी इसका किराया हो रहा है आप मुझसे ले लीजिए। सब देश मान गए थे, ठीक है भैया जा। अब देखिए यह जर्मनी हो गया। ठीक है, जर्मनी जो है यह सबसे बड़ा रूस का ग्राहक है गैस का। ठीक है, प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा ग्राहक है वह जर्मनी है, रूस से खरीदता है। और इनके बीच में पहले ही 2013 से पहले ही डील हुई थी कि देखो भैया रूस, हम आपसे गैस खरीदेंगे। तो रूस ने कहा भैया खरीदो, हमारा काम है बेचना, हम तो बेचते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जर्मनी और रूस के बीच में डील हुई थी कि हम गैस लेंगे आपसे। उन्होंने कहा ठीक है। जब हो गया तो इनमें एक रूट फिक्स किया गया, पाइप को बिछाने के लिए एक रूट फिक्स कर दिया गया कि इस रूट के द्वारा पाइप बिछाया जाएगा और हमारे देश तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए कि वह जो साथियों पाइप था वह यूक्रेन के द्वारा होकर गुजरता था। ठीक है, यूक्रेन के देश से होकर गुजरता था जर्मनी को जाने वाला गैस का पाइप। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ जब एंटी रसिया वाली जब सरकार आ गई तो उसने इसका भी पुरजोर विरोध किया। वहाँ जो यूक्रेन में सरकार आई थी एंटी रसिया, उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम ये जो पाइपलाइन जो आप गुजार रहे हैं हमारे देश से, आप हमें अब ऐसे नहीं चलेगा कि चलो कुछ भी दे दिया, बदले में आपने हमें कुछ भी कॉम्पनसेशन के रूप में दे दिया, अब नहीं होगा। और यदि फिक्स प्राइस नहीं देना है, इसका फिक्स रेंट नहीं देना है, तो उखाड़िए गैस पाइपलाइन, हम अपने देश से नहीं जाने देंगे। तो अब क्या कर सकता है, उसको उखाड़ तो सकता नहीं है रसिया, क्योंकि यह जो बिजनेस था वह बहुत बड़ा बिजनेस है साथियों। और वहाँ जो गैस का जो काम करती है जो कंपनी है, ठीक है, वह गैस फ्रॉम है, गैस
गैसप्रोम, ठीक है। और यह रूस के पूरे 40% जीडीपी का कुल हिस्सा, 40% इसमें हिस्सेदारी निभाती है रूस के जीडीपी में। तो सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी है। तो क्या हुआ कि ठीक है, गैसप्रोम ने कहा कि ठीक है भैया, हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे। और यह रसिया की एक सरकारी कंपनी थी। तो जो यूक्रेन था वह इसके एवज में रेंट में कॉम्पनसेशन पाइप जो बिछाई, इसके एवज में साथियों 33 बिलियन पर ईयर का जो चार्ज है वो फिक्स किया, रूस के ऊपर लगा दिया कि 33 बिलियन पर ईयर, $33 बिलियन पर ईयर इसका चार्ज आप हमें देंगे। और यदि नहीं देते हैं तो उखाड़िए पाइपलाइन, हमारे देश से, हम अपने देश से भैया गुजरने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, रूस की पहले से तो जली हुई थी यूरोपीय यूनियन और नाटो की वजह से, अब और जल गई। गैस पाइपलाइन ने तो बिल्कुल आग लगा दिया रूस के दिलों में, एकदम जला दिया रूस को, लंका में आग लगा दी। तो क्या हुआ, रूस अंदर से बहुत गुस्सा हो गया। अब उसने सोचा कि चलिए अब क्रीमिया हम छोड़ेंगे नहीं, आपको तो अब हम देखना कहाँ पहुँचाएंगे, एक ही परमाणु बम दागेंगे भी ख़त्म हो जाएगा आप। तो क्या हुआ, ये सब जब होने लगे तो रूस भी नए नए बहाने खोजने लगा क्रीमिया पर हमला करने के लिए, क्रीमिया को जख्म देने के लिए। तो अब क्या हुआ, रूस ने देखा कि जो जो यूक्रेन है साथियों, वह यूरोपीय यूनियन की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, लगाव होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इनका लगाव। और यह नाटो की तरफ भी इनका एक लगाव होता जा रहा है कि अब तो हम नाटो के सदस्य बन ही जाएंगे, अब तो बन जाए, कोई नहीं रोकेगा भाई। तो क्या हुआ, रूस ने इन पर दबाव बनाने के लिए, यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए कि आप उनसे मत मिलिए, आप नाटो का सदस्य मत बनिए, क्या हुआ कि रूस ने अपने इस बॉर्डर पर 2295 के जो बॉर्डर साथियों बनता है 2295 किलोमीटर पर, यहाँ पर अपने 1 लाख सेना को लगा दिया, यहाँ पर अपने 1 लाख सेना को लगा दिया। और अस्त्र शस्त्र, हथियार, टैंक, गोला बारूद, इन सब की वहाँ पर तैनाती कर दी। किस लिए, यूक्रेन पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए कि देखो भैया, अगर आप नहीं मानेंगे तो हमला कर देंगे आपके ऊपर, फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हम नाटो का सदस्य भी नहीं बने ना, तो आप यूरोपीय यूनियन में भी जुड़े हैं, तो कोई बचाने नहीं आएगा। मगर ये सब हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए साथियों, यहाँ पर रूस ने अपनी सेना को खड़ा कर दिया, 1 लाख सेना, अस्त्र शस्त्र, हथियार लेकर खड़े हो गए हैं और अपना सैनिक अभ्यास करना शुरू हो गया। अब रूस ने देखा, नहीं सॉरी, यूक्रेन ने देखा कि वो तो भैया तैयारी कर रहा है हम पर हमला करने के लिए, मिसाइल खेलने के लिए। तो यूक्रेन ने भी सैनिक अभ्यास करना शुरू कर दिया और इस अपनी बॉर्डर पर उसने भी गोला बारूद, हथियार, टैंक सब जमा करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, अब लगता है कि हाँ, रूस अब इन पर हमला कर ही देगा। तो यह 3 साथियों मुख्य कारण थे जिसकी वजह से लगता है कि हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अब देखिए तीसरा विश्व युद्ध होगा कैसे, ये यूक्रेन और रसिया का यह आपसी विवाद है, तो इसमें तीसरा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है। तो देखिए ऐसे हो सकता है कि यूक्रेन से अमेरिका ने कहा है, ये जो बुढ़ऊ यहाँ पे रहते हैं ना, बाइडन चाचा, इन्होंने कहा कि देखो, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, आ जाएंगे अपना परमाणु बम लेकर। एक बार जापान पर गिरा था ना, इस बार रसिया पे गिरा देंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने भी अपने सैनिक वगैरह यहाँ पर उतारना शुरू कर दिए, अपने सैनिक ये भी भेज दी यूक्रेन की सुरक्षा के लिए। तो क्या हुआ, अब नाटो देखिए भैया, अब अमेरिका जो हुआ नाटो का सदस्य है, तो जब अमेरिका जाएगा तो 30 देश और जाएंगे, क्योंकि ये उसमें नाटो का यही एक उद्देश्य है कि यदि वह एक पर हमला नहीं होगा, यदि किसी बाहरी नाटो का जो सदस्य नहीं है वह हमारे नाटो के 30 देशों पर किसी एक पर भी हमला कर दिया, तो वह हमला एक पर नहीं माना जाएगा बल्कि सभी लोगों पर माना जाएगा, पूरे 30 देशों पर माना जाएगा। तो क्या हुआ, अमेरिका जाएगा, अमेरिका पर हमला तो 30 देशों पर हमला। तो क्या होगा, यूरोप के पूरे देश उठकर यहाँ आ जाएंगे लड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ से रूस पर। अब देखिए रूस से जब लड़ने आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, तो इधर बैठा भैया चीन अपना, इधर बैठा अपना चीन, और चीन में देखिए कम्युनिस्ट की सरकार है और रूस में भी कम्युनिस्ट की सरकार, इनकी आपस में बहुत बनती है, और चाइना की अमेरिका से भी नहीं बनती है, आप लोग जानते हैं। तो क्या होगा कि चीन जो है वह डायरेक्टली रसिया का सपोर्ट करेगा, और इस तरफ जानते कौन है, इस तरफ है किम जोंग उन पगलवा,
तो वह भी उत्तर नहीं, हाँ सॉरी, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन, वह भी अमेरिका का एंटी है और इन दोनों का बहुत ही प्यारा साथी है। चीन का भी बहुत प्यारा साथी है, तो यह इनका सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी साथियों। इससे क्या होगा कि हम लोग इन पर हथियार चलाएंगे, ये लोग इन पर हथियार चलाएंगे और पूरी दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी। तो इससे ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को जताया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस विवाद को समझ चुके होंगे कि हाँ ये क्यों विवाद हुआ है। देखिए, यूरोपीय यूनियन, नाटो और गैस पाइपलाइन की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि अब भारत भैया किस तरफ है, तो भारत किसी तरफ नहीं, भारत से कोई मतलब ही नहीं कि भारत आप लोग लड़िए, हमसे भैया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भारत किसी तरफ नहीं है। तो आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।